पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग लेवल के रिचुअल्स किए जाते थे। लोग अपने रिवेंज के लिए या फिर किसी का मर्डर करने के लिए रिचुअल्स का इस्तेमाल करते थे। पर अब इस मॉडर्न टाइम में सिटीज़ के अंदर लोग ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स इन सब में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते और हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस प्रोवाइड करने लगते हैं। पर शायद कहीं ना कहीं आज भी ये ब्लैक मैजिक, डेंजरस रिचुअल्स, घोस्ट, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये इंसिडेंट मनीषा के साथ हुआ है। मनीषा 15 साल की थी जब उसके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली ये इंसिडेंट मनीषा के अलावा उसके पूरी फैमिली के साथ हुआ है। मनीषा की फैमिली में उसके अलावा उसके मम्मी, पापा, एक भाई और उसकी दादी। मनीषा का भाई कुछ 8 साल के आसपास का था जब ये इंसिडेंट हुआ था। एक दिन अचानक से मनीषा की जो दादी हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा तेज फीवर आने लगता है और वो कुछ खा पी भी नहीं पा रही हैं। मनीषा के पापा दादी को तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ उन्हें एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स आती हैं। उन्हें देखकर डॉक्टर बोलते हैं इनकी सारी रिपोर्ट्स अभी तो नॉर्मल ही आई हैं, तो शायद ये कोई नॉर्मल फीवर ही है, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है और कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद ये वापस से एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलता है पर दादी की तबीयत ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी है। उनको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं होता है। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी अचानक से दादी की तबीयत तो थी ही ख़राब, पर अब मनीषा की मम्मी की भी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो विदाउट एनी रीज़न एकदम से बेहोश हो जाती हैं। उन्हें भी इमीडिएटली एडमिट कराया जाता है उसी हॉस्पिटल में जहां मनीषा की दादी एडमिट है। और अगले 2 से 3 दिन तक मनीषा की मम्मी को होश ही नहीं आया था। उनके भी मेडिकल टेस्ट हो जाने पर कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी कि उन्हें दिक्कत है क्या, जिससे वो एकदम से बेहोश हो गई हैं। अब मनीषा की दादी और मम्मी दोनों को भी कुछ भी खाने को दिया जा रहा है, वो सीधे वॉमिट कर दे रहे हैं। मनीषा के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। एक दिन मनीषा के पापा रात के टाइम पे मनीषा और उसके भाई को हॉस्पिटल से घर में छोड़ देते हैं और वो खुद हॉस्पिटल में मनीषा की मम्मी और दादी के पास जाके रुक जाते हैं। ये दोनों बच्चे बैठकर सोच ही रहे थे कि क्या हो रहा है ये सब इनकी फैमिली के साथ में। रात में बैठे बैठे ये दोनों कब सो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। अब कुछ रात के 3 से 4 बजे के आसपास मनीषा की आँख खुलती है और जब वो थोड़ा जागती है तो वो रियलाइज़ करती है कि उसका जो भाई है जो यहीं सो रहा था वो यहाँ है ही नहीं। मनीषा डर जाती है। उसे अपने कमरे के बाहर से बहुत तेज़ हथौड़ा दीवार पर मारते हैं वैसी आवाज़ आ रही थी। मनीषा अपने भाई को आवाज़ देती है, कृष्णा, कृष्णा कहाँ है तू? क्या कर रहा है बाहर? ये कैसी आवाज़ आ रही है? उसका भाई कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो एक बार फिर से उसे आवाज़ लगाती है पर अभी भी वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। मनीषा धीरे धीरे डरते डरते अपने रूम से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि आखिर क्या बात है, उसका भाई कहाँ है और क्या कर रहा है। वो जैसे ही बाहर पहुंचती है उसे जो दिखता है वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मनीषा देखती है कि उसका भाई दीवार पर अपना सर बहुत जोर से लगातार बार बार मारे जा रहा है। वो तुरंत अपने भाई को पकड़कर रोकती है और कहती है, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? उसके भाई के सर से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। उसकी बहन तुरंत पापा को फ़ोन करती है, ये सारी बात बताती है। उसके पापा कहते हैं कि वो बस जल्दी से वहाँ पहुँच रहे हैं। तब तक वो कहते हैं कि उसके सर पर पट्टी वगैरह बांध कर उसका ध्यान रखना। उसके पापा पहुंचते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो बेहोश था। डॉक्टर्स तुरंत उसके सर पर स्टिचेस लगाते हैं, ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत देर के बाद जाकर फिर उसे होश आता है। उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है उसे कुछ भी नहीं पता कि ये वो क्यों और कैसे कर रहा था। वो बताता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, इनफैक्ट उससे तो कुछ याद भी नहीं है कि हुआ क्या था।
पूरे फैमिली में एक के बाद एक करके हर मेंबर की तबीयत खराब होती जा रही है। हॉस्पिटल में मनीषा के पापा बहुत परेशान बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक कोई तो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कि उस हॉस्पिटल में कुछ तो काम करती थी। वो मनीषा के पापा को परेशान देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। नॉर्मली जब हम लोग किसी हॉस्पिटल में होते हैं तो लोग पूछने ही लगते हैं कि क्या हुआ है, कौन एडमिट है। तो इसीलिए उस औरत ने भी मनीषा के पापा से ये सब पूछा था। तो मनीषा के पापा भी सारी बात बताने लगते हैं कि ऐसा सब हो रहा है इनके घर में पिछले कुछ महीनों से। वो औरत इनकी ये सारी बातें सुनकर मनीषा के पापा को एक सजेशन देती है। उसने कहा कि वो एक बाबा को जानती है जिससे मनीषा के पापा को एक बार जरूर मिलना चाहिए, शायद वो इनकी कुछ हेल्प कर सकें। तो मनीषा के पापा भी तुरंत मान जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है वो बाबा, कहाँ मिल सकते हैं। वो औरत उन्हें बाबा का एड्रेस बताती है। मनीषा और उसके पापा जल्दी से जल्दी उस बाबा के पास जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि एक काफ़ी पुराना और छोटा सा घर है, बिल्कुल टूटा फूटा सा। उसके अंदर ही बाबा बैठे हुए हैं। ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर वहाँ पर पूरा एकदम हवन चल रहा है, कोई तो पूजा वगैरह हो रही है, बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। वहाँ पर बाबा के कुछ शिष्य जो थे वो इन लोगों से कहते हैं कि अभी कुछ देर बाद बाबा जी की पूजा पूरी हो जाने के बाद वो आपसे बात कर पाएंगे, इसलिए तब तक आप बाहर इंतज़ार कीजिए। अब कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली बाबा जी की पूजा पूरी हो जाती है और वो इन्हें अंदर बुलाते हैं। ये लोग अब बाबा जी से बात करते हैं और उन्हें सारी बात बताने लगते हैं जो जो उनके साथ हुआ था। सारी बात सुनने के बाद बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि इन लोगों के घर पे किसी ने एक आत्मा को छोड़ दिया है, धीरे धीरे इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। वो जो आत्मा है वो धीरे धीरे एक एक इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार करके मार डालने वाली है। और ये सब कुछ होने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि उस घर में किसी ने कहीं तो कुछ चीज़ें छुपा कर रखी हैं। बाबा कहते हैं कि इस समस्या का एक ही उपाय है कि वो जो चीज़ें किसी ने कहीं छुपाई हैं उनको ढूंढकर उस पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र अग्नि में भस्म करना होगा, तभी ये आत्मा इन लोगों का पीछा छोड़ेगी। ये लोग पूछते हैं कि किसी ने और क्या चीज़ें छुपाई हो सकती हैं और कहाँ ढूंढना पड़ेगा इन चीज़ों को। बाबा कहते हैं कि किसी ने ये सब तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए किया है। हो सकता है कि किसी ने जलन की वजह से या फिर कोई बदला लेने की सोच से किसी ने ये काला जादू तुम्हारे ऊपर किया है। और बाबा 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके कुछ तो करते हैं और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो बताते हैं कि जरूर ये छुपी हुई चीज़ इनके घर के पूर्व दिशा में कहीं छुपी हुई है या ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है। अभी अपने घर वापस आते हैं और बाबा जी भी इनके साथ ही इनके घर आते हैं उन ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो ये लोग काफ़ी देर इधर उधर देखते हैं पूर्व दिशा की तरफ ही, पर इन्हें कोई भी ऐसी अजीब सी चीज़ नहीं दिखती है। फिर बाबा जी अपनी सिद्धि से एकदम से वो एक पौधे की तरफ पॉइंट करते हैं जो इनके घर के बाहर गार्डन में पूर्व दिशा में ही रखा हुआ था। ये लोग उस पौधे को उखाड़ कर उसकी मिट्टी के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी लाल रंग की पोटली मिलती है जिसके अंदर देखने पर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि किसी के नाखून, बाल और एक कटी हुई उंगली और कुछ और अजीब सी चीज़ें थी उस पोटली के अंदर। ये देखते ही ये लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जिसने भी ये सब किया है वो चुपके से घर के बाहर उस पौधे में ये चीज़ें छुपा कर चला गया और इसकी ही वजह से ये सारी परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ रही हैं। अब बाबा इन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से इस पे गंगा जल छिड़क कर एक छोटा सा हवन टाइप सा कुछ करके इसमें अभी के अभी आग लगानी होगी और इससे ये सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और ये छोटी सी पूजा ख़त्म होते ही बाबा जी हर एक फैमिली मेम्बर के लिए एक एक पवित्र धागा देते हैं और कहते हैं कि इसे सभी लोगों के हाथ पर बांध देना और कुछ दिनों तक इसे उतारना बिल्कुल मत। ऐसा करने के सिर्फ 3 से 4 दिनों के बाद ही ये सारी दिक्कतें जो ये फैमिली फेस कर रही थी वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी की तबीयत ठीक होने लगती है और फिर जब थोड़ा ये लोग सोचते हैं कि ऐसी गंदी हरकत किसने इनके साथ की हो सकती है तो इन्हें याद आता है
कि इनकी फैमिली में ये सारी दिक्कतें शुरू होने से पहले के टाइम पर इन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पर एक पार्टी रखी, जिस पार्टी में कई सारे रिलेटिव्स आए थे। पर उस पार्टी के दिन इनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी एक रिलेटिव से, और फिर वो रिलेटिव वो पार्टी वहीं छोड़कर चले गए थे। और इन्हें याद आता है कि उस पार्टी के कुछ 7 से 8 दिन के बाद वही रिलेटिव्स एक बार बिना किसी काम के इनके घर आए थे, और उस समय वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उनकी कोई लड़ाई ही नहीं हुई है और सब कुछ एकदम ठीक है। पर उस दिन वो रिलेटिव्स कुछ तो अजीब सी हरकतें कर रहे थे उस पौधे के पास में, जो कि इन लोगों को ढंग से ध्यान नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे थे, बट कुछ तो उन्होंने अजीब सा देखा, कुछ तो नोटिस किया था। ये लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही ये हरकत उन लोगों के साथ की हो सकती है, क्योंकि उस दिन के बाद जब वो आए थे उसके ही कुछ एक आध दिन के बाद से ये सारी दिक्कतें इनके साथ शुरू हो चुकी थी। छोटी छोटी लड़ाई पर अपने रिवेंज के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है, मनीषा के साथ हुआ ये इंसिडेंट सुनकर तुम्हें एक अंदाज़ा जरूर लग गया होगा। Drop a like and a comment if you love this video. I'll meet you again with another spine chilling video.